अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुताल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जुल्करनैन इकबाल से जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या है? देखिए, आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का पूरा निसार आइन आर्टिकल 8 पर था, जिसमें उनका कहना था कि आर्टिकल 8 का इतलाक उन कवानीन के ऊपर नहीं होता जो आर्म फोर्सेज के मुतल्लिक हैं। और आर्मी एक्ट का उन्होंने बिलखुसूस कहा कि आर्मी एक्ट जहाँ पर आ जाए, जहाँ लागू हो जाए, वहाँ पे आइन का आर्टिकल 8 का इतलाक नहीं होता। जजेस की जानिब से कहा गया कि क्या जो आर्मी एक्ट की दफात सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी है वो भी आर्टिकल 8 के तराई में है, उस हवाले से अदालत को बताएं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो आइंदा समाअत पर अदालती फैसले के हवाले से बात करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखी ने उनसे पूछा कि आइन का आर्टिकल 8 पर जो 3 फौजी कानून का जिक्र करता है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और उनके डिसिप्लिन के हवाले से है। अब आर्मी के डिसिप्लिन में अगर आप बाकी तमाम अवाम को ले आएंगे तो खुदा न खास्ता कि आर्मी का डिसिप्लिन भी तबाह ना हो जाए। आर्मी अपने डिसिप्लिन की वजह से ही कामयाब होती है और अभी तक जो आर्मी का डिसिप्लिन है वो बरकरार है, क्योंकि आर्मी ने पूरे मुल्क का दिफा करना होता है और जब तक आर्मी में डिसिप्लिन नहीं होगा आर्मी अपना काम ठीक से कर नहीं सकेगी। उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा कि अगर किसी आर्मी एहलकार को कोई शख्स कत्ल करे तो उसका मुकदमा कौन सी अदालत के अंदर चलाया जाएगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आम जो अदालत है, सिविलियन अदालत, उसके अंदर वो मुकदमा चलेगा। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखी ने फिर उनसे कहा कि जब आप कत्ल करने का मुकदमा आम अदालत में चला रहे हैं तो ताज़ीरात पाकिस्तान और दहशतगर्दी एक्ट के तहत फौजी तनसीबात पर हमला भी इसी तरीके से जुर्म है, ये आप फौजी अदालत में कैसे चला सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से कहा गया कि अगर कोई जाती इनाद पर, जाती दुश्मनी पर किसी फौजी एहलकार को कोई कत्ल करता है तब उसका मुकबला आम अदालत में जा सकता है, लेकिन अगर बलूचिस्तान तर्ज पर कोई सिर्फ इस वजह से किसी को कत्ल कर दे कि ये फोर्सेज का हिस्सा है तो अब उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और जो मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर उसका ट्रायल भी जारी रह सकता है। अब अदालत ने कल तक समाअत को मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से 9 मई के वाकयात की तमाम FIR और तफसीलात तहरीरी तौर पर फराहम करने की हिदायत कर दी है। जी, अदालत ने कल तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब तौशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त के समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि हाई कोर्ट अगर जमानत दे और मुलजिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट के पास ये हक होता है कि वो जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में तौहीन अदालत नहीं कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया है। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया, जबकि आदिल बाज़ई के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। धौंस, धमकियों और सड़कों पर फैसले करने में नाकामी पर तहरीक इंसाफ ने अपने देरीना मौक़िफ़ से पिसपाई इख्तियार कर ली है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भागदौड़ शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं ने मुलाकात की है। ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने की नवीद सुनाई गई। अता तारड़ ने कहा कि पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार करे। PTI वालों की बात का एतबार कौन करेगा, इनको कौन गारंटी देगा। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी ये अपनी बातें मनवा कर आखिरी मौके पर मुकर गए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से इनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की थी, जिसे लोगों ने दूसरा रंग दिया। मुलाकात साहब की और असद कैसर साहब की वहां पे नहीं हुई, तो इसमें हकीकत नहीं है जी। गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नियत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। और ये जो 9 मई का जुर्म है, 26 नवंबर का जुर्म है, इस पे कोई शर्मिंदगी तो जाहिर जाए। अब इनकी किस बात पे एतबार करें, किस पे ना करें। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही हुकूमत से। गैर रस्मी बातचीत को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। PTI ने तमाम रेड लाइन ज़ुबूर कर दी हैं, इन जैसा मुफाहमत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि PTI ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया था। मुल्क को अब बदनाम करना बंद कर दें।
नाज़रीन, मुज़ाकरात अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड पीटीआई का शनाख्त और कल्चर है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का ट्विटर एक्स पर पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात चंद दिन पहले सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हलाल थे, अब हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। बानी पीटीआई तो 2 दिन में कई रंग बदलते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि पीटीआई जिन हलाकतों की बात करती है, इनकी तादाद लीडरान 12 से लेकर 278 तक बताते हैं, लेकिन कोई सबूत फराहम नहीं किया जाता। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ तो दुगना कर जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि मोहसिन नकवी और परवेज़ खट्टक का मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से निमटने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से परवेज़ खट्टक की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। पाकिस्तान और चीन के माबैन इक्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया है, जबकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों बिलख़ुसूस ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमाकारी में भी दिलचस्पी का इज़हार किया गया। सदर मुमलिकत का कहना था चीनी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। और अब जिक्र करेंगे सिंध की तरक्की के हवाले से। तो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर और मेडिकल सिटी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। कराची में तकरीब से खिताब में उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और चीनी सरमायाकार मिलकर पाकिस्तान में काम करेंगे। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू है। ये भी कहा कि 2 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के हवाले से यहाँ बहुत सी कंपनीज पहले ही काम कर रही हैं। That they are going to the medical city in Sindh, in Karachi, and then they want to invest in transport sector, they want to invest in the power sector, they want to invest in the agriculture sector and like livestock sector. So it's a good opportunity it's a good opportunity that both the sides, like the Chinese government and the Pakistan government, Pakistan and China has got a very long relationship, very strong relationship, and we've got a long history. पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो कोयला सिंध से निकाला जा रहा है, तो कोयला हमारा जो है अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी सिंध सूबे में मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई, पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। दिफा-ए वतन में लांस नाइक मोहम्मद अमीन ने जाम शहादत नोश किया। अवामी मसाइल का जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सार्फिन को सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार काफ़ी सुस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि सार्फिन के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम भेजने में दुश्वारी है, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम तक रसाई में भी मुश्किल हो रही है। अहम खबर आप शामिल करें। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा की सदारत में कौमी असम्बली इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी रुकन नवीद कमर ने वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला उठा दिया है, जबकि कल भी वज़रा की अदम मौजूदगी का इशू उठाया गया था। तफसीलात क्या हैं, अली शेर से जानकारी से बताइएगा। इजलास जो है वो आज भी टाइम 11 बजे का था। जब इजलास शुरू हुआ तो कोई भी वफाकी वजीर जो है वो मौजूद नहीं था, ना कोई वजीर ममलकत था। तो उस पे अपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर असद कैसर ने नुक्ता एतराज पे सवाल उठाया कि कल भी यहाँ कोई वजीर नहीं था और कल भी डिप्टी स्पीकर साहब आपने वजीर आजम को वज़रा की अदम मौजूदगी के खिलाफ शिकायती खत लिखने का कहा था, लेकिन आज भी कोई वजीर मौजूद नहीं है। तो ये हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा है। असद कैसर ने 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करने का मुतालबा किया, लेकिन उमर अयूब ने मुतालबा किया कि 5 मिनट तक पूरा ऐवान वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज करे, लेकिन इस बात को डिप्टी स्पीकर ने नजरअंदाज कर दिया और 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तकरीबन आध घंटा के वक्फे के बाद, तो भी कोई वफाकी वजीर जो है ऐवान में मौजूद नहीं था। ताहम एक पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम जो है
वो ईवान में आए और डिप्टी स्पीकर ने वक्फा सवालात शुरू करने की कोशिश की। तो इस पर शाजिया मरी ने पॉइंट आउट किया कि नेल्सन अजीम जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला नहीं है, जबकि आज वक्फा सवालात में वजारत दाखिला से मुतल्लिक सवालात हैं, तो उनका जवाब वो कैसे देंगे। तो इस तरह उन्हें इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ गया। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया है। तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो 1,13,481 के लेवल तक हाईएस्ट लेवल तक ट्रेड हुआ है और ये पहली मरतबा इंडेक्स अब तक देखा गया 1,00,000 के बाद। और इस तक हम जो करंट इंडेक्स है वो 1,773 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में और 1,12,583 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड करी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट में जो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी लास्ट वीक उसके बाद से अब तक मार्केट जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का अज़म माशी निज़ाम को तब्दील करना है। पाकिस्तान में इस्लामी माशी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत मौजूद है। तकरीब से ख़िताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाना चाहते हैं। हमें माली परेशानियां दरपेश हैं, इस मसले को मिलकर हल करना होगा। इस्लामी कैपिटल मार्केट अहम है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि सकूक सूद से पाक कर्ज के लिए अहम है। बिजली लोड शेडिंग के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर है। बिजली आए ना आए बिल भारी भरकम आएंगे। सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी कर दी गई है, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा। इस इजाफे से बिजली सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में सर्दी आ गई है मगर बिजली जाना कम नहीं हो रही है। जहांगीर रोड लोड शेडिंग की जद में आ चुका है। बात करेंगे कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, वहाँ पर आप मौजूद हैं, बताइएगा जो सार्फिन है बिजली के वहाँ पर उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? कराची में इस मौसम में भी वो बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं और इस वक्त मैं जहांगीर आबाद से जो है वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ एक कारखाने के अंदर मौजूद, लेकिन यह लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। मेरे साथ एक जो इस कारखाने में, अस्सलाम वालेकुम सर, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है भाई? ये बताएं कितने घंटे बिजली आती है? यहाँ 6 घंटे सिर्फ लाइट आती है। 24 में से 18 घंटे की लोड शेडिंग? 18 घंटे लाइट आती नहीं है। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, कैसे गुजारा कर रहे हैं घरों के लोग और दीगर लोग? जनरेटर लगाया हुआ हम लोगों ने, भाई इससे थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, बाकी जो लाइट आती है उस पर गुजारा कर रहे हैं। और तो कोई। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो माशाल्लाह इतना आ रहा है कि वो 24 घंटे का बिल आ रहा है। महीने में, हफ्ते में 24 घंटे के लिए भी बंद हो जाती है कि काम हो रहा है। 24 घंटे के लिए भी जो है बिजली बंद कर दी जाती है। बदतरीन सूरत हाल है। 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कफील। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा बहरीन। मनामा में बहरीन के शाह हम्माद से नेवल चीफ की मुलाकात हुई। शाह हम्माद ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को उजागर किया है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, नेवल चीफ ने बहरीन का दौरा किया। उनके बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा के साथ मुलाकात हुई है। इसके अलावा बहरीन की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात हुई है, जिसमें बहरीनी फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के अलावा वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। तमाम मुलाकातों में पाक बहरीन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और फ़रोग देने का इरादा किया गया। खासतौर पर पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, सलामती के अमूर, खासतौर पर मैरी टाइम अफेयर्स की अगर हम बात करें तो मैरी टाइम सिक्योरिटी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के जरिए, इश्तराकी कार के जरिए मजीद मजबूत और फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। जी सलमान अबान, बहुत शुक्रिया। मौसम का जिक्र करेंगे। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ है। दीगर इलाकों में बारिश से जलथा लेक हो गया है और मैदानी इलाकों में ठंड का राज है। दिसंबर में मौसम सरमा जोबन पर आ गया है। ऐसे में लेह मुल्क का सरतरीन मकाम रहा। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पर बारिशों का और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में सर्दी बढ़ गई है, जबकि बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। बात करेंगे, नदीम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम खान, बताएगा इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है गिलगित बल्तिस्तान की? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं, यहाँ के पहाड़ों ने जो है बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और निहायत दिलफरेब मनाजिर पेश कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। लोगों ने गर्म बलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया और महकमा मौसमियात के मुताबिक
बारिश और बर्फबारी का जो नया सिलसिला शुरू हो चुका है ये 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। इस दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ज़िली इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि इन बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जहाँ पे बारिश और बर्फबारी होगी तो लैंड स्लाइडिंग का खतरा जो है वो बड़ी हद तक। बहुत शुक्रिया आपका नदीम। सैर व तफरी के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। हॉट एयर बलून की सैर के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सहूलत अब मानसरा में दस्तयाब है। तफसीलात क्या है, चौधरी कैसर से जानते। जी चौधरी। रोज़ा आलमी कुतुब मेला इस वक्त सजा हुआ है एक्सपो सेंटर में। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, मरियम हसन है, उनसे बात करेंगे। मरियम, जो किताबें पढ़ने के अफराद हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर पूरा ख़जाना है किताबों का। क्या देख रही हैं? एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला आज से शुरू हो चुका है, जहां पर तकरीबन 330 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं और उसके साथ साथ 17 ममालिक से 40 इदारों ने भी जो है इस बुक फेयर में शिरकत की है। आप बताइएगा, क्या समझते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस किस्म के बुक फेयर्स और कौन कौन सी बुक्स आपने परचेज़ की हैं? जो मैंने एक लिटरेचर की एक बुक ली है जो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, उसके अंदर एनिमल्स के बारे में, और हमें यहाँ पे स्कूल वालों को चाहिए कि हम लोग यहाँ पे लेकर आया करें, हम लोग यहाँ से बुक्स परचेज़ करा करें, हमारी नॉलेज के अंदर भी इजाफा हुआ करेगा। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ऐसी बुक फेयर्स? मेरे हिसाब से इन बुक फेयर की काफ़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ पे बुक्स के अलावा अभी हम सारे फ्रेंड्स मिलके बहुत फ़न कर सकते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे क्या कहते हैं स्टिकर्स और इन सब चीज़ों में भी बहुत फैसिलिटी है, तो हमें ये चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। याद रहे कि ये डिजिटल दौर है, कुतुबबीनी में जो है बहुत हद तक कमी वाक़ हो चुकी है, लेकिन इस किस्म के मेलों से कुतुबबीनी को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल होता है और इस बात का पैगाम जो है वो बिल्कुल, दौर कोई भी हो किताबों की अहमियत कम नहीं हो सकती। मरियम, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम आईजी इस्लामाबाद ने मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। JIT ने मुलजिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया है। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं रियासत को, रियासती इदारों को और झूठ या फेक न्यूज़ पर मबनी मुहिम चला रहे हैं, उसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं और बदकिस्मती से इसमें से बहुत सारे जो वर्कर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे, घिनौने और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा में मुलविस थे। और जिन मुल्जिमों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें सिबगतुल्लाह बेर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और M अली मलिक शामिल हैं। इन तमाम मुल्जिमों को 13 दिसंबर को तलब किया गया है, यानी कल इनको पेश होने का हुक्म दिया गया और इनके हवाले से कहा गया है कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी या इंतशार को फैलाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के मुताबिक IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दे रखी है जो कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है और ये मुल्जिमों और उनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयनात करने के लिए भी मामले की तहकीकात कर रही है और मजीद मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ काबिल इत्तला कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और JIT के पास जराये का कहना है रही है। सलमान अवान, बहुत शुक्रिया। और अभी खबर ये आ रही है कि गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची FB एरिया में होटल पर छापा मारा गया है और मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया गया है। चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना होगा, तर्जुमान की जानिब से ये भी बता दिया गया है। इससे पहले भी कराची में इस नौयत की अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। फीफा ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी हासिल करने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद दी है। मेगा इवेंट की मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब में जश्न का समा है। और अब आपको सैर कराएंगे रियाज की, जहां पर रंगीनियां उरूज पर हैं। सऊदी दारुल हुकूमत में रेड सी फिल्म का मेला सजा है। हॉलीवुड से लेकर तुर्की तक दुनिया भर से शोबिज़ स्टार्स रेड कार्पेट पर सिमट आए हैं। अर्तुगरुल गाजी का रोल निभाने वाले एंगन अल्तान भी मरकज़ी निगाह बने रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।